अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कनेक्टेड है। देखिए, जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तो आपको पता है कि वो अपने आप में एक ऑसिलेटरी मोशन है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में पोज हो रहा था। अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोज कर रहा है, यानी कि वो कुछ फैक्टर्स को भी समझाएगा आपको। कौन कौन से फैक्टर्स? जैसे कि वो पार्टिकल्स खुद क्या है, इसको हमें सबसे पहले समझना है। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो कैसे हमें समझ आएगा। उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ऑसिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हर चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि एक पार्टिकल जो खुद ही मोशन को पोज कर रहा है उसी को आप ऑसिलेटर कहते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो डिस्टेंस उस पार्टिकल ने ट्रेवल किया अपने मीन पोजीशन से लेके किसी भी इंस्टेंस तक, मतलब कि मान लीजिए ये हमारे पास ऑसिलेशन हो रहा था पार्टिकल का, जिसको मैंने एक वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो मीन पोजीशन से वो शुरू करता है अपने आप को ऑसिलेट कराने के लिए और खत्म करता है इस इंस्टेंस पे जाके, राइट। जब शुरू यहाँ से करता है और खत्म यहाँ पे करता है, यानी कि ये मेरा वो इंस्टेंस हो गया। तो ड्यूरिंग दिस जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट ही बनता है। ठीक है, यही हमारा, आप हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए, एम्पलीट्यूड की जब बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जब वो ऑसिलेट कर रहा था तो वो कौन सा पॉइंट था जहां पे उसने हाईएस्ट ऑसिलेशन दिखाया। क्योंकि अगर हमें हर एक पार्टिकल को समझना है ना, तो इस हर एक पॉइंट पे पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं जो ग्रीन कलर से बनाऊंगा आपके लिए, पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हैं। और जो रेड वाली लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन केवल और केवल इस पार्टिकल के हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस वक्त ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा था। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज ऑल अबाउट द हाईएस्ट ऑसिलेशन अमंग ऑल द पार्टिकल्स, राइट। और हाईएस्ट ऑसिलेट वही करता है जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, ये सेम कहानी नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, जिसको आप ट्रफ कहते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब डेफिनेशन पढ़ ले। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के किसी भी तरफ, क्रस्ट या ट्रफ के तरफ जो भी उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को आप एम्पलीट्यूड कहते हो। कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट कुड बी प्लस ए और माइनस ए, डिपेंडिंग कि किस साइड है। इस साइड होगा तो प्लस ए होगा और इस साइड होगा तो माइनस का ए होगा, राइट। ये बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि साइकिल क्या होता है या ऑसिलेशन क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि सेम चीज़ों को या सेम बिहेवियर को बार बार रिपीट करना इक्वल इंटरवल के बाद। तो जब ऐसी रिपीटेशन लगातार होती जाती है तो हम इसको एक कंप्लीट साइकिल बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूं या फिर साइकिल की बात करूं तो लिखा गया है वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ साइकिल। यानी कि एक कंप्लीट मोशन में जो वो बैक और फोर्थ मोशन को पोज करता है, उस पूरे के पूरे को अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तो एक साइकिल कहलाता है। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, ये इसका बैक हो गया, ये इसका फोर्थ हो गया। ठीक है, यानी कि जब क्रस्ट बना रहा था और जब ट्रफ बना रहा था तो उस दौरान जो रिपीटेशन हुआ ना, उसको आप एक साइकिल कहोगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला रिपीटेशन होगा एक अगेन एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। फिर वो जो रिपीट करेगा अपने आप को कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल में दो बार वो रिपीट करता है, एक बार क्रस्ट के फॉर्म में और एक बार ट्रफ के फॉर्म में। आइए आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइम पीरियड। देखिए, टाइम पीरियड का मतलब है कि जब वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा था, यानी एक फुल साइकिल के दौरान उसने कितना समय लगाया, उसी को आप कहते हो टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल टी और कैपिटल टी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आप इस बात को समझ लीजिए। स्मॉल टी का मतलब होता है कि किसी भी एक इंस्टेंस पे वो कितनी दूरी को या कितना एक्सेलरेशन पोज कर रहा है, उस दौरान जो टाइम पीरियड लगा उसको आप स्मॉल टी कहते हो। मान लीजिए फिलहाल मुझे इतना जानना है, केवल इतना, इस दौरान क्या हो रहा है, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। अगर इन सब में मैं इंटरेस्टेड हूं तो मैं स्मॉल टी का उपयोग करूंगा। वेयर एज अगर मेरे वेव ने जो पूरा टाइम लगाया है उसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, उस मोशन को मैं जानना चाहता हूं, उसमें होने वाले टाइम पीरियड को जानना चाहता हूं, तो उसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कैपिटल टी इज नॉट अबाउट इंस्टेंटेनियस टाइम, इस बात को भी समझ लीजिए। और इसको हम एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो सेकंड्स में लिख देंगे। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ये बात सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट 1 टाइम पीरियड। इट मींस कि हर एक सेकंड में के पार्टिकल्स ने कितने वेव्स फॉर्म किए, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय अ पार्टिकल। कितने ऑसिलेशन उसने हर एक यूनिट टाइम में पोज किया। अब कितने ऑसिलेशन से सिंपल मतलब तो यही है कि कितने वेव्स उसने बनाए। अगर आप पिक्टोरियल व्यूज देखिएगा ऑसिलेशन का तो वो वेव्स ही बना के चलता है। तो हर एक सेकंड में उसने कितने वेव्स बनाए, इट इज ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी। और
ये हो सकता है कि किसी केस में अगर स्पीड ज़्यादा है या फिर अगर आप कह लीजिए एक्सेलेरेशन ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाए। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए कि स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट करेगा वो, और अगर उसकी स्पीड कम है तो धीरे धीरे वो वेव्स को बनाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है एक्सेलेरेशन पे, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे समझाया हुआ है। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो लीनियर फ्रीक्वेंसी से ये काफ़ी अलग होता है। एक तो इसका ये मायने हो जाता है कि जब भी आप सर्कुलर पाथ पे अपने पार्टिकल को मूव कराने की कोशिश करोगे उस वक्त जो भी चीज़ होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी म्यू बाय अ फैक्टर ऑफ 2 पाई, यानी कि अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसको कि आप म्यू कह रहे हो उसको अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो गया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लीजिए कि ये मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कोई एक पार्टिकल होगा, लेट सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानना है तो आप लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए जिसको कि आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 पाई से, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये 2 पाई का ही कवर कर सकता है, तो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। एक और बात, फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है, लीनियर के अंदर भी और एंगुलर के अंदर भी, तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई म्यू। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि एंगुलर जो ये ओमेगा है ये वेलोसिटी भी होता है। जरा दिमाग लगाइए, 2 पाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पीरियड क्या है, जाहिर सी बात है टाइम पीरियड ही है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम पीरियड क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की टर्म में और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस बात को आपने समझ लिया। अगर आपको इसके ऐसा यूनिट जाननी है तो ये होता है रेडियन सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हम एंगल्स के केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर्कुलर पाथ में जब भी कोई चीज़ होता है तो एंगल्स के केस में इसे कैलकुलेट करते हैं। एंगल से मेरा मतलब है डिस्प्लेसमेंट को भी हम एंगल से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का एंगल हो गया, उसकी यूनिट जो होती है रेडियन, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेडियन डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। फेज, द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा आपको ये परेशान करेगा लेकिन आपको ये बात समझ लेना है। फेज होता क्या है, देखिए जब ये वेव आपका पोज कर रहा था, यानी पार्टिकल जो है एक मोशन को पोज कर रहा था और उसको अगर आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया तो वेव की फॉर्म में आ गया। इस दौरान अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है और एक ही क्वांटिटी से आप सारी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं तो वो होता है फेज। अगर आपको इसका फेज समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट पोज कर रहा है, कितनी वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, कितना टाइम पीरियड इसने लगाया, किस एक्सिस पे ये है, हर चीज आपको फेज से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये एक फेज, एक छोटी सी क्वांटिटी इतनी सारी वैल्यूज को हमें समझा देता है। तो आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं जरा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंस गिव्स द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। अगर आपको एक पार्टिकल का स्टेट समझ में आ जाता है तो आपको हर चीज समझ में आ जाती है एज रिगार्ड इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दैट इंस्टेंस। उसके मोशन में जो भी उसका उस वक्त का पोजीशन होगा, जो भी उसका डायरेक्शन होगा, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है, फेज बताता है, राइट। इट इज इक्वल टू द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शंस अकरिंग इन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में मालूम हो तो पीरियोडिक फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट होता था, क्या होता था, देखिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैं केवल इतना ही लिख रहा हूं, इसमें जो ओमेगा टी है इसका आर्गुमेंट है, ये रिपीट कर सकता है, ये बदल सकता है। ठीक है, तो फेज ना ये आर्गुमेंट ही होता है, राइट। अब ये चेंज होता रहेगा, अगर मान लीजिए आपको यही पता चल गया क्योंकि यही चेंज होने वाला है तो आपको इनडायरेक्टली सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि फेज जो है वो स्टेट बताता है किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, अब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फाई नोट लगाने का केवल ये मतलब है कि आपने इनिशियल फेज को भी यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कॉस लगाइए, साइन निकाल लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस और साइन में बस इतना डिफरेंस होता है कि कॉस की शुरुआत जो हो जाती है वो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से होती है, वेरे साइन जो है वो 0 से शुरू करता है। आप इसके ग्राफ से समझ सकते हैं। बहरहाल अपने टॉपिक को वापस आते हैं और यहाँ पे हमें एक एक चीज समझना है। तो ये जो चीज है ना, ये जिसे हम आर्गुमेंट कह रहे हैं, फिर से समझिए, अगर इक्वेशन के तौर पे समझते हैं तो ये आर्गुमेंट होता है, वेयरएज अगर आप नॉर्मल लेके चलेंगे तो ये आपका पूरा फेज कहलाता है। दिस एंटायर इज योर फाई, अगेन रिपीटिंग, दिस एंटायर इज योर फाई, नॉट फाई नोट। फाई नोट इनिशियल फेज ओमेगा टी जो है वो बार बार बदलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फेज, किसी पार्टिकल का फेज, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा फाई हमारा क्या बन रहा था, फेज बन रहा था, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, अब आपको अगर फेज समझना है तो आपको इसके लिए टाइम पीरियड के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि फेज एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट नहीं होती है, अपने आप को रिपीट करेगी हर एक टाइम इंटरवल के बाद। साथ में
फेज का कैपिटल टी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। कैपिटल टी केवल और केवल पूरे वेव के टाइम पीरियड को बताता है। अगर आपको हर एक इंस्टेंस पे किसी भी वेव का या किसी भी पार्टिकल के मोशन के स्टेट को समझना है तो उसके लिए आपको फेज जानना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने बोला हर एक इंस्टेंस मतलब स्मॉल टी, ठीक है। तो जो आपका फेज है वो फंक्शन है टाइम पीरियड का। It is usually expressed either as a function of the time period capital T or a fraction of angle 2 pi that has eclipsed since the vibrating particle last passed its mean position in the positive direction. तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इधर आप उसको टाइम पीरियड का एक फंक्शन मान लीजिए या फिर आप उसको एक एंगल का पार्ट मान लीजिए। मतलब कि ये मेरे पास टोटल 360 का एंगल होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो फिलहाल आपके फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपने समझ लिया। आइए समझते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगर हम टाइम के साथ लिखने की कोशिश करें। तो देखिए ये हमारा फेज है विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस में फाई नोट आपका इनिशियल फेज है। शुरू में हर किसी का फेज 0 होता है, चाहे फाई नोट हो चाहे ये हो, क्योंकि पार्टिकल अभी डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है। उसके बाद π/2 90 डिग्री पे फिर से अपने आप को रिपीट करता है, फिर 180 पे, फिर 270 पे, देन 360 पे, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप सोचिए कि जब वो 0 था, आप कुछ इस हिसाब से समझिए, जब वो 0 था यानी कि वो यहाँ पे था तो वो प्लस a एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करा रहे थे आप उसको, ठीक है। जब वो π/2 पे आ गया, इस वक्त आ गया, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। एम्पलीट्यूड उसका 0 हो गया। जब वो आ गया 180 पे, ठीक है। अब मान लीजिए ये रहा आपका π/2 90 डिग्री में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वक्त जो भी इसका एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 180 पे, फिर वो नेगेटिव की तरफ प्रोसीड करने लग गया, इसलिए आपने -1 लिख दिया, -a लिख दिया सॉरी, एंड देन 270 पे फिर से वो 0 हो जाएगा और 360 पे वो वापस अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस तरीके से आपने इस चीज को समझ लिया फेज कैसे काम करता है। लास्टली डिस्कस कर लेते हैं इनिशियल फेज क्या होता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, इनिशियल फेज किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का टाइम पीरियड 0 से शुरू होता है और उस वक्त उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि टाइम 0 तो फिर इनिशियल फेज की वैल्यू भी 0, यानी कि कुछ फेज अकर ही नहीं हुआ है। तो जो टोटल फेज आपका निकल के आया था वो फाई नोट के इक्वल हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू भी 0 हो जाती है। इसको कई बार हम कांस्टेंट फेज भी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी।